नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज भी जुड़ रही हैं। इस वक्त हम देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर पहले 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात करके अमित शाह जी से यहाँ से गए हैं। और आपको बता दें कि कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और उसके बाद उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होगी। आपको बताएं, इसके अलावा कल 12:30 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे पीएम के बाद। हाल ही में बीजेपी ने यूपी में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। माना जा रहा है कि कोरोना के संकट के दौरान योगी सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष है। इसका कोरोना संकट के बीच हुए पंचायत चुनाव में भी असर दिखा, जिसे लेकर पार्टी नेतृत्व काफी चिंतित है, क्योंकि 2017 में यूपी में बीजेपी को बड़ा जनादेश मिला था और पार्टी किसी भी सूरत में इसे गंवाना नहीं चाहती है। तो पूजा, काफी अहम है ये दौरा। दिल्ली में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, अभी मिले हैं अमित शाह से। पूजा जी सौरभ, तो मेरे सहयोगी सौरभ बता रहे हैं कि किस तरह से यूपी की जो हलचल है वो दिल्ली पहुंच गई है। सौरभ, अगर अचानक से योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, पार्टी के 3 शीर्ष नेताओं से मिलते हैं, तो सामान्य मुलाकात तो ये हो नहीं सकती है। आज के 1.5 घंटे की मुलाकात से कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से जो हमें जानकारी की जो फीडबैक लिया गया यूपी में कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से, वो काफ़ी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ था। काफ़ी चर्चा हो रही थी पूजा की, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, कुछ क्या फेरबदल किया जाएगा। लेकिन जो हमारी जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों से कि हो सकता है कि यूपी में कुछ ही समय में मंत्रिमंडल में विस्तार हो, कुछ लोगों को कैबिनेट में इंडक्ट किया जा सकता है, उनको सम्मिलित किया जा सकता है। और अभी यहाँ से अनुप्रिया पटेल भी मिलकर निकली हैं और हमारी जो जानकारी है, जो हमारे समझ में आ रही, जो 1.5 घंटे मुलाकात हुई है, उसमें अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल, जो कि विधान परिषद यूपी के सदस्य हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है अगर मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, क्योंकि अपना दल काफ़ी दिनों से नाराज चल रहा था, अनुप्रिया पटेल को जगह नहीं मिली है, तो वो भी मिलकर निकली हैं, ये भी बात हुई है। और AK शर्मा, जो कि MLC बनाया गया है, PMO से उनको भेजा गया था उत्तर प्रदेश में, हो सकता है उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के अड़े हुए थे, तो अब काफ़ी चर्चाओं का दौर गर्म है। लेकिन जो पुख्ता जानकारी पूजा निकल करके आ रही है सामने, वो यही आ रही है कि हो सकता है यूपी में जल्द अगले हफ्ते ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि आशीष पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं, अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह हो सकता है, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूजा, मध्य प्रदेश के मुरैना में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। करीब 100 से 150 गांव वाले जो लाठी, डंडे, फरसे से लैस थे, उन्होंने वन विभाग की टीम पर हमला किया, फायरिंग भी की। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि SDO के कॉल करने के बाद भी थोड़ी दूरी पर बने पुलिस स्टेशन से भी पुलिसकर्मी घटनास्थल तक नहीं पहुंचे। इस सरकारी गाड़ी में बैठे वन विभाग के अधिकारी वीडियो बना रहे हैं, बेबसी जता रहे हैं। सामने आक्रामक भीड़ है और शायद बंदूक भी काम नहीं कर रही।
अरे आज राउंड ही ना चले तो तुमने जानबूझ के ट्रैक्टर दिया, जानबूझ के नहीं। वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांढरे और एसएफ की टीम गश्त पर थी। रास्ते में अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दी। टीम ने उसे जब्त कर लिया। एसडीओ श्रद्धा पांढरे ने देवगढ़ टीआई को फोन लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने की बात कही, लेकिन फौरन पुलिस से मदद नहीं मिली। मैंने टीआई को भी फ़ोन लगाया। टीआई ने कहा कि मैं यहाँ हूँ नहीं और मेरे पास स्टाफ यदि अवेलेबल होंगे तो मैं भेजूँगा। इस टाइप का उनका जवाब रहा। तो हम ट्रैक्टर को लेकर देवगढ़ की ओर बढ़ गए। उसी दौरान बीच में 2-3 गांव क्रॉस, नहर रोड में 2-3 गांव क्रॉस करने के बाद पठानपुरा गांव में पहले तो ये जो मेन रोड होता है उसे जाम कर दिया गया और एक रेत माफिया के ट्रैक्टर को बचाने के लिए उस गांव के 100 से 150 रेत माफिया डंडे से पत्थर लेकर, डंडे लेकर हमारे गाड़ियों की तरफ बढ़े और हमला करने लगे, और जोर जोर से हमारे गाड़ियों में मारने लगे और ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। बाद में पुलिस ने 5 लोगों पर नामजद मामला दर्ज कर लिया। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक आरोप लगाया गया था कि जो पुलिस फोर्स थाने का नहीं था, बल्कि उनके द्वारा जो वहाँ कंपनी मिली हुई है तो उस कंपनी का फोर्स जो है लेके वो जो गई थी साथ में, और ग्रामीण जन काफ़ी संख्या में थे। इन्होंने जो थाना प्रभारी को बताया था उस समय जब ये गांव में जो घिर चुकी थी तब बताया था, पहले से एडवांस में नहीं बताया था, ऐसा थाना प्रभारी ने हमको बताया। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में अवैध खनन के 15,205 मामले और 2019 में 16,405 मामले सामने आए देश भर में, जबकि उस दौरान ये आंकड़ा थोड़ा ही सही कम हुआ था। 2018 में देश में अवैध उत्खनन के 1,16,198 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 में घटकर 1,15,492 हो गए। अवैध रेत उत्खनन के मामले में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। कुछ सालों पहले मुरैना में अवैध उत्खनन रोकने गए एक युवा आईपीएस की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। श्रद्धा पांढरे पर पिछले 2 महीनों में ये नवा हमला है। बावजूद इसके कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन सर्वदलीय है। नेता, अधिकारी, मंत्री सब इस मामले में मिले हुए हैं। मुरैना से उपेंद्र गौतम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बांदा में एक राम जानकी मंदिर के पुजारी का आरोप है कि मंदिर के खेतों का गेहूं खरीदने के लिए सरकारी खरीद केंद्र पे भगवान राम का आधार कार्ड मांगा जा रहा है। मंदिर की सारी जमीन भगवान राम जानकी विराजमान के नाम दर्ज है और सरकारी अफसरों का कहना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन जिसके नाम दर्ज होगी उसका आधार लगेगा, तभी गेहूं खरीदा जाएगा। देश के तमाम हिस्सों में मंदिरों की जमीनें भगवान के नाम पे दर्ज होती हैं, लेकिन उनका काम उसका ट्रस्ट या महंत करता है। जो शिव का धनुष तोड़ देते हैं, जो अपने तीर से समुद्र को सुखा देते हैं, जो अपने पांव की ठोकर से एक पत्थर को अहिल्या बना देते हैं, जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, बांदा के सरकारी मुलाजिमों को उनका आधार कार्ड चाहिए ताकि उनके नाम दर्ज खेतों की फसल वे खरीद सकें। ये राम जानकी मंदिर के पुजारी का आरोप है। पहले पूछा कि जमीन किसके नाम, तो मैंने कहा भगवान राम जानकी के नाम है। बोले आधार आपका लगा होगा। हमने जी सर आधार तो मेरा लगा हुआ है। बोले नहीं, आधार जिसकी जमीन है उसी का आधार चाहिए। लेकिन जिला खाद्य विपणन अधिकारी कहते हैं कि सरकार की नई गेहूं खरीद नीति में पुजारी से गेहूं खरीदने का कोई नियम नहीं है। वो सिर्फ किसान से ही खरीदेंगे, इसलिए भगवान के आधार पे भी वो उनका गेहूं नहीं खरीद पाएंगे। वर्तमान में ई क्रय प्रणाली के अंतर्गत हम पंजीयन के आधार पर गेहूं खरीद का कार्य करवा रहे हैं और पंजीयन के पोर्टल पर मंदिर या मठ से गेहूं विक्रय का कोई प्रोविजन हमारी क्रय नीति में या हमारे जो पंजीयन का पोर्टल है उसके प्रारूप में नहीं किया गया है। बांदा के अतर्रा कस्बे के खुरहट गांव में ये राम जानकी मंदिर कहते हैं कि 1770 के आसपास बना था। इसकी जमीन पे 91 कुंतल गेहूं निकला है। गेहूं का सरकारी दाम 1975 रुपए कुंतल है, लेकिन बाजार में बहुत सस्ता बिकता है। इसलिए मंदिर वाले चाहते हैं कि सरकार को बेच दें। उनका गेहूं न खरीदे जाने की तमाम साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। एसडीएम महोदय ने राम जानकी मंदिर के भगवान का आधार कार्ड मांगा है। जिस मंदिर में
भगवान की पूजा होती है, भगवान स्थापित होते हैं, उनके सेवक के रूप में या तो महंत होता है या सर्वाकार होता है, और हस्ताक्षर उन्हीं के होते हैं। भगवान न तो कहीं हस्ताक्षर करते हैं, न भगवान का आधार कार्ड बनाना असंभव है। देश में हजारों मंदिरों की जमीनें भगवान के नाम पे दर्ज हैं। उनके संरक्षक महंत या ट्रस्ट के दस्तखत से उनका काम होता है। राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भगवान रामलला विराजमान को लिविंग डीटी मान के उन्हें जमीन देते वक्त उनका आधार और पैन कार्ड नहीं मांगा था, फिर गेहूं खरीद में क्यों? भगवान के नाम से वहाँ की जायदाद है और उनके नाम से खेती बाड़ी है, तो उस सभी जो वहाँ का पुजारी हो या व्यवस्थापक हो या उसका ट्रस्ट बना हो, तो ट्रस्ट का जो अध्यक्ष हो उसके नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी जरूरत हो बनना चाहिए। अब एसडीएम कहते हैं कि उन्होंने आधार नहीं मांगा है, लेकिन मंदिर की फसल खरीदने का कोई नियम नहीं है। संबंध में मैंने जिला विपणन अधिकारी से भी बात किया था जी। उन्होंने कहा कि मठ के उत्पाद खरीदने का कोई व्यवस्था। बाबा ने कहा है कि बेतुका बयान दिया, उन्होंने कहा कि भगवान जी का आधार लेके आइए। अभी भाई अपना बयान देते हैं, कोई संबंध नहीं। कैसी विडंबना है कि त्रेता में जिसने मां को दिए पिता के वचन को निभाने के लिए एक झटके में राजा दशरथ का पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, कलयुग में आज अधिकारी उसके मंदिर का गेहूं खरीदने के लिए उसके नाम का आधार कार्ड मांग रहे हैं। प्रयागराज में नितिन, अयोध्या में प्रमोद और बांदा में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं सौरभ शुक्ला आपके साथ बना हुआ। मेरे साथ मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज भी मौजूद हैं। पंजाब में कांग्रेस की आंतरिक कला थमने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रताप सिंह बाजवा ने NDTV से कहा है कि अगर आला कमान जो पार्टी के अंदर आवाजें उठ रही हैं अमरिंदर के खिलाफ, अगर उनका संज्ञान नहीं लेंगे तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। कि हमने जब ग्रंथ अपने हाथ पर रख दिया तो लोगों ने फेथ कर लिया हमारे पर कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं ये सच्चाई से करेंगे। और ये 2 वादे जो गुरु के साथ हुए वादे हैं, जब नहीं निभाए गए, सभी कांग्रेस के पॉलिटिशियंस को पता है हमारा वो हाल होगा जो आज हरियाणा में बीजेपी की लीडरशिप का हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में हो रहा है। सोशल बाइकआउट भी होगा, पॉलिटिकल बाइकआउट भी होगा। इसीलिए हम मांग क्या रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि या तो कैप्टन साहब को पहले पूछ लीजिए, 1 महीने का टाइम दे दीजिए। अगर ये जो परसेप्शन बन चुकी है भारती जी, परसेप्शन अब ये बन चुकी है कि हमारी सरकार और कैप्टन साहब की एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग अकाली दल शाह प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल के साथ चल रही। वही ऑफिसर हैं ब्यूरोक्रेसी में, वही अफसर सीएमओ को रन कर रहे हैं, वही पुलिस को रन कर रहे हैं जो बादल की गवर्नमेंट में थे। और ये परसेप्शन अगर लोगों ने तो दिया वोट बादल के खिलाफ, अगर यही परसेप्शन रही कि कंटिन्यूटी ऑफ बादल राज ही अब भी, तो आपको वोट कौन डालेगा? और इस वक्त मैं मुंबई के मलाड इलाके में मालवड़ी में मौजूद हूँ। कल रात 11:10 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मंजिला मकान गिरने के बाद जो मलबा है उसे अब तक साफ करने का काम चल रहा है। BMC और पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। स्लम जो आप इलाका देखते हैं, अगर इन घरों को आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जब लोग यहाँ पर बढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर मंजिलें भी बढ़ जाते हैं, अवैध तरीके से ये घर बनाए जाते हैं। और बारिश के दौरान जब लगातार बारिश होती है या तेज़ बारिश होती है तो स्लम इलाकों में ख़ास तौर से ये घर गिरते हैं। यहाँ भी भरभरा कर ये जो 2 मंजिला मकान है वो गिरने के बाद 18 लोगों को अंदर से निकाला गया, जिसमें 9 लोगों जो थे 11 मौतों में वो एक ही परिवार के थे। और गैर इरादतन हत्या का मामला मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ दर्ज हो चुका है। और अब सौरभ आपको दिखाएंगे किस तरह से भांडुप इलाके की एक तस्वीर वायरल हो रही है। मुंबई में मानसून ने दस्तक दी है, जिससे जो तैयारी BMC जिसका दावा करती रहती है कि हमने तैयारी कर ली है, नाले साफ कर लिए, नालियाँ साफ कर रही है, उसकी पोल खुल गई है। जगह जगह पानी भरे हुए हैं और
जो मेन होल हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो काफ़ी जानलेवा साबित हो रहे हैं लोगों के लिए। और आपको बता दें कि ये भांडुप इलाके की तस्वीरें हैं जिनमें आप साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। 2 महिलाएं खुले मेन होल में गिरती नजर आ रही हैं। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रही है। गनीमत रही कि इस मेन होल की गहराई कम रही और इन दोनों महिलाओं की जान जाते जाते बच गई।